ये रहा सेक्सटिलियन। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 13 के बाद पूरे 21 शून्य। शायद दिमाग में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है ना? खैर 1960 और 2018 के बीच पूरी दुनिया में ठीक इतने ही मॉसफेट ट्रांजिस्टर बनाए गए हैं। जी हाँ, सच में ये मानव इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली चीज है। जब हम आधुनिक कंप्यूटिंग हार्डवेयर के इस विशाल, लगभग अकल्पनीय पैमाने को देखते हैं तो ये सोचना स्वाभाविक है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। कैसे इन बिल्कुल छोटे-छोटे उपकरणों ने हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। हम एकदम बुनियादी भौतिकी और कच्चे सिलिकॉन से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्शन की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक पूरी तरह से काम करने वाले कंप्यूटर मेमोरी सर्किट तक पहुंचेंगे। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सा सेमीकंडक्टर आज के स्मार्टफोन्स और सुपर कंप्यूटर्स का दिमाग बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले सेमीकंडक्टर की शुरुआत के पन्ने पलटेंगे, फिर ट्रांजिस्टर क्रांति के दौर में जाएंगे। इसके बाद हम दो दिग्गजों यानी बीजेटी और एमओएसएफईटी की आमने सामने तुलना करेंगे। फिर हम समझेंगे नैंड के साथ यूनिवर्सल लॉजिक का कमाल, और अंत में देखेंगे कि असल में मेमोरी यानी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सेमीकंडक्टर की शुरुआत। अगर हम थोड़ा पीछे 1940 के दशक में जाएं, तो शुरुआती दौर काफी दिलचस्प और थोड़ा अजीब भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो रिसीवर के लिए कैट्स व्हिस्कर डिटेक्टर का उपयोग होता था। अब यह बहुत ही नाजुक और परेशान करने वाला उपकरण था। इसमें एक क्रिस्टल के ऊपर एक टंगस्टन के तार को तब तक सेट करना पड़ता था जब तक कि वो काम करना शुरू ना कर दे। भरोसा तो इस पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर 1947 में बेल लैब्स में एक जबरदस्त सफलता मिली। उन्होंने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर दिया। एक साधारण प्लास्टिक और सोने के फॉइल का उपयोग करके दुनिया का पहला एम्पलीफायर बनाया गया। और अंततः 1959 में वो पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, पहले एमओएस ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट का प्रस्ताव। और यहीं से नींव पड़ी हमारे दूसरे भाग की, ट्रांजिस्टर क्रांति। इस ट्रांजिस्टर क्रांति ने तो मानो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन की दुनिया ही पलट दी। ट्रांजिस्टर्स अब किसी भी एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग और डिजिटल लॉजिक के सबसे बुनियादी निर्माण खंड बन गए। सीधी सी बात है, इन उपकरणों के बिना आज जो भी डिजिटल गैजेट हम और आप इस्तेमाल करते हैं उनका कोई वजूद ही नहीं होता। और इस पूरी क्रांति में दो सबसे बड़े सुपरस्टार उभर कर सामने आए। पहला बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम शॉर्ट में बीजेटी कहते हैं, और दूसरा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी आपका और हमारा जाना माना मॉसफेट। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के असली दिग्गज हैं। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, जहां हम इन दोनों दिग्गजों की टक्कर देखेंगे, बीजेटी बनाम मॉसफेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो बात यह है कि इनके काम करने का तरीका एक दूसरे से मौलिक रूप से अलग है। बीजेटी असल में एक करंट नियंत्रित उपकरण है। इसका मतलब है कि इसे चालू रखने के लिए इसके बेस पर लगातार एक छोटे इनपुट करंट की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मॉसफेट एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण है। इसमें एक इंसुलेटेड गेट होता है और ये करंट बहने देने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है। आसान भाषा में कहें तो इसे कंट्रोल करने के लिए करंट के बहने की नहीं बल्कि सिर्फ वोल्टेज की जरूरत होती है। अगर हम इनकी विशेषताओं को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बीजेटी को लगातार करंट चाहिए, इसलिए इसकी बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि इन्हें मुख्य रूप से बेहतरीन क्वालिटी वाले ऑडियो एम्पलीफायरों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मॉसफेट, इसकी स्विचिंग स्पीड गजब की तेज होती है और सबसे बड़ी बात, इसकी बिजली की खपत ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें गेट करंट लगभग शून्य होता है। जरा सोचिए, आज आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप की बैटरी घंटों तक जो चलती है ना, वो सीधे तौर पर इन्हीं मॉसफेट्स की कम बिजली खपत का ही कमाल है। इनके बिना पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भविष्य ही नहीं था। हार्डवेयर की इस दुनिया से अब एक कदम ऊपर लॉजिक की दुनिया में चलते हैं। भाग 4, नैंड के साथ यूनिवर्सल लॉजिक। अब हार्डवेयर से थोड़ा ऊपर उठकर हमें कार्यात्मक पूर्णता या फंक्शनल कंप्लीटनेस के इस शानदार सिद्धांत को समझना होगा। 1913 में हेनरी एम शेफर ने एक गणितीय गुण साबित किया था, और वो ये था कि आप दुनिया का कोई भी बूलियन लॉजिक सर्किट सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के गेट यानी नैंड गेट का उपयोग करके बना सकते हैं। ये विचार अपने आप में कितना शक्तिशाली है ना। एक सर्किट डिजाइनर पूरे के पूरे कंप्यूटर का दिमाग सिर्फ एक ही तरह के नैंड गेट्स को आपस में जोड़कर बना सकता है।
इससे उपकरणों को बनाना और उन्हें मानकीकृत करना बेहद आसान हो गया। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जादुई हिस्से पर, भाग 5, मेमोरी बनाना यानी फ्लिप फ्लॉप। अब सवाल यह है कि लॉजिक गेट्स आखिर कुछ याद कैसे रखते हैं। यहीं पर एंट्री होती है फीडबैक लूप की। ये शानदार तरीका ही कंप्यूटर रैम का सबसे बुनियादी विचार है। इसे SR यानी सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसमें 2 इनपुट होते हैं, S यानी सेट और R यानी रीसेट। और सर्किट को कुछ इस चालाकी से डिजाइन किया जाता है कि एक गेट का आउटपुट घूमकर वापस दूसरे गेट के इनपुट में चला जाता है। यही फीडबैक सब कुछ संभव बनाता है। चलिए इसे बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप S को 1 और R को 0 करते हैं तो आउटपुट 1 हो जाता है। ये सेट अवस्था है। इसका उल्टा कर दें, यानी S को 0 और R को 1, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ये रीसेट अवस्था है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप S और R दोनों को वापस 0 पर लाते हैं। तब सर्किट अपने पिछले आउटपुट को पकड़ कर रखता है, वो उसे याद रखता है। और दोस्तों, यहीं जन्म होता है मेमोरी का। हालांकि इसमें एक छोटी सी गड़बड़ भी है। अगर आप S और R दोनों को एक साथ 1 कर दें तो सर्किट कंफ्यूज हो जाता है। ये एक अमान्य या इनवैलिड अवस्था है जिसे हर हाल में टालना होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर हम NOR गेट की जगह NAND गेट का इस्तेमाल करके यही SR फ्लिप फ्लॉप बनाएं तो क्या होगा? लॉजिक के नियम थोड़े से पलट जाते हैं। NAND वाले सर्किट में ये तब चीज़ों को याद रखता है जब दोनों इनपुट 1 होते हैं, और अमान्य अवस्था तब आती है जब दोनों इनपुट्स 0 हो जाते हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंजीनियर अलग-अलग बुनियादी गेट्स का इस्तेमाल करके एक ही मेमोरी का कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। बस काम करने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, उस अमान्य अवस्था वाली समस्या से सिस्टम क्रैश हो सकता था। तो इसका हल कैसे निकला? इसका हल था क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। इंजीनियरों ने सर्किट में एक क्लॉक पल्स और AND गेट्स जोड़ दिए। अब इनपुट तभी अंदर जा सकते थे जब क्लॉक का सिग्नल परमिशन दे। इससे पूरी प्रक्रिया में गजब की टाइमिंग और कंट्रोल आ गया। इसी शानदार कदम ने आगे चलकर D फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप जैसे और भी बेहतरीन डिजाइनों का रास्ता साफ किया, जो आज के समय में बहुत ज्यादा सुरक्षित और सटीक हैं। तो हमने क्या देखा? हमने उस नाजुक कैट्स विस्कर से शुरुआत की, BJT और MOSFET के बीच की इंजीनियरिंग लड़ाई को समझा, NAND लॉजिक की ताकत को महसूस किया, और आखिर में देखा कि कैसे एक फीडबैक लूप के जरिए, फ्लिप फ्लॉप के जरिए कंप्यूटर की मेमोरी बनती है। लेकिन क्या यह सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आज शोधकर्ताओं का पूरा ध्यान ऊर्जा बचाने और हीटिंग कम करने पर है। ऐसे में IGBTs, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जैसी नई तकनीकें आ रही हैं जो MOSFET की बेहतरीन एफिशिएंसी और BJT की पावर को एक साथ लाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कि जब ये ट्रांजिस्टर सिकुड़ते सिकुड़ते परमाणु के आकार तक पहुंच रहे हैं, तो ये नई तकनीकें इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई स्पीड सुपर कंप्यूटिंग के भविष्य को किस नई दिशा में ले जाएंगी? जरा सोचकर देखिएगा, सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।